हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 9th इतिहास यानी हिस्ट्री क्लास के चैप्टर 1 देखेंगे, जहां पर है फ्रांसीसी क्रांति। इसका नोट्स हम कंप्लीट करवाएंगे। ये है पार्ट 1 और ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके कई पार्ट आज आएंगे। तो पहले हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का परिचय। फ्रांसीसी क्रांति का परिचय पढ़ने से पहले हम क्रांति का मतलब समझ लेते हैं। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, जहाँ पर राजा अपने आप को शक्तिशाली समझ आता है, यानी निरंकुश राजा जहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति में होता है, वहाँ की जनता एकदम त्रस्त हो जाती है। उसके बाद वो एकदम से परिवर्तन करती है शासन में, तो यही एकदम से बदलाव को हम लोग क्रांति कहेंगे। एकदम से बदलाव को क्या कहा जाता है? क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति का परिचय। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई थी। किसके, कौन से वर्ग? मध्यम वर्ग। ना उच्च वर्ग कुछ करेगा और ना निम्न वर्ग, क्योंकि निम्न वर्ग के पास खाने को भी नहीं था और उच्च वर्ग अब उसके पास तो सब था ही, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्रांति हमेशा मध्यम वर्ग वाले करते हैं। तो आगे देखेंगे कि घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को हिलाकर रख दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। ये जो स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ये हमारे संविधान में भी है, जो कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये हुई फ्रांस क्रांति का परिचय। आगे हम यहाँ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि याद करना है। जैसे क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो क्रांति की शुरुआत 1789 में शुरू होती है। मध्य वर्ग परिवर्तन की पहल करता है। जो मध्य वर्ग का लोग रहते हैं वही परिवर्तन करते हैं। आगे देखेंगे, और वही ही जो है क्रांति का नेतृत्व भी वही लोग करेंगे। कौन? मध्य वर्ग के लोग। उच्च वर्ग हिल गया, यानी मध्य वर्ग की क्रांति से उच्च वर्ग हिल जाता है। राजशाही के खिलाफ लोगों का विद्रोह। फिर है बास्तिल पर आक्रमण, क्योंकि बास्तिल पर भी आक्रमण होता है और बास्तिल निरंकुशता का प्रतीक हो जाता है। तो हम आगे देखेंगे। आगे क्या है कि क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई, डेट भी याद रखनी है, सन के साथ में डेट याद रखनी है। 14 जुलाई 1789 को किले जेल बास्तिल पर हमले के साथ हुई थी। बास्तिल नामक किलेनुमा जेल से सभी घृणा करते थे, क्योंकि यहाँ के राजा निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जो किसी का नहीं सुन रहा है, वो निरंकुश कहलाएगा। तो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। जैसे किला ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद क्या होता है? किला ध्वस्त कर दी जाती है। आगे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण। कुछ भी होता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है, और कारण तो पहला तो कारण सामाजिक कारण। आज हम सामाजिक कारण अब देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांस के समाज और संस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक कारण यह था कि समाज 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? तो 3 भागों में, जहाँ पर एक पादरियों, कुलीनता और आम आदमी, यानी कुलीन वर्ग, आम आदमी और पादरी, ये 3 वर्ग होते थे। तो धार्मिक नेताओं का समाज में उनके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता था। और कुलीन लोग क्या करते थे? इसमें अभिजात का अर्थ होता है कुलीन वर्ग, और शासन में उनकी भूमिका का वर्णन है। और तीसरा वर्ग, इसमें किसानों और पेशेवर सहित विभिन्न सामाजिक समूह शामिल है। जो आम आदमी है, यानी यही 3 भागों में विभाजित है। जो निचला सदन होगा उसमें 3 लोग होंगे, इसमें 3 लोग होंगे। कौन से? उच्च, इसमें भी उच्च होंगे और निम्न होंगे, और उसके बाद मध्य भी होगा। यही जो निचला सदन होगा। चलिए आगे देखेंगे हम कि 3 भागों में विभाजित था। जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तो प्रथम वर्ग पादरी था। चर्च के मामलों में शामिल व्यक्ति पादरी होता था, ये कर नहीं देते थे, यानी ये भी टैक्स नहीं देते थे। द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग, जो राज्य प्रशासन में उच्च पद वाले व्यक्ति होते थे, ये भी कर नहीं देते थे, यानी टैक्स। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग टैक्स नहीं देता था, टैक्स ये लोग नहीं देते थे। और केवल टैक्स कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग, यानी तृतीय वर्ग। इसमें बड़े व्यापारी, सौदागर, दरबारी, वकील, किसान और कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर शामिल हैं। तो आगे देखेंगे हम कि पहले 2 वर्गों को
करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। उन्हें जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त थे। कुलीन वर्गों को भी सामंती विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतने इजी तरीके से हमने नोट्स लेकर आई हूँ। तो आगे देखते हैं। केवल तीसरे वर्ग के सदस्यों को ही राज्य को कर देना पड़ता था। जैसा कि मैंने बताया कि कर केवल तीसरे वर्ग के लोग देते थे। प्रत्यक्ष कर को टाइल टाइल प्रत्यक्ष कर को क्या कहा जाता है? टाइल कहा जाता था। तथा कई अप्रत्यक्ष भी कर भी थे जो नमक या तंबाकू जैसी रोजमर्रा की खपत की वस्तुओं पर लगाए जाते थे। जैसे नमक और तंबाकू, अब ये चीज़ें बुक में मेंशन है इसलिए लिखना ज़रूरी है। नमक और तंबाकू जैसे रोज़ जो चीज़ें ज़रूरी पड़ती थी उस पे भी अप्रत्यक्ष टैक्स लगता था और प्रत्यक्ष टैक्स को हम लोग टाइल कहते थे और टाइल किसके कहते थे? अप्रत्यक्ष कर को। आगे देखेंगे, चर्च द्वारा किसानों से दशमांश नामक कर भी वसूला जाता था। पादरी और कुलीन वर्ग जनसंख्या, ये जो जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है ये आपके बुक में है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ज़रूर आंसर में ये दीजिए कि परसेंटेज कितने परसेंटेज पादरी होते हैं। तो 10% पादरियों की संख्या होती है, 60 लेकिन उनके पास कितना 7% भूमि होता है, यानी 7% भूमि होता है। सोचो 10% लोग हैं, उनके पास भूमि कितनी है? तो 7%। और तृतीय वर्ग की जनसंख्या 90% होती थी और उनके पास भूमि की कितनी हिस्सा होती थी? तो 40% भूमि और 90% जनसंख्या होती थी। तो चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। अब ये सामाजिक कारण कंप्लीट हुआ है। अब हम देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहले आता है निर्वाह संकट। निर्वाह मीन्स क्या होता है? जैसे हम कहीं रोजगार लेने जाते हैं तो जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वही क्या होता है? निर्वाह होता है, लेकिन उस पर भी संकट आ जाता है फ्रांस में। तो फ्रांस की जनसंख्या 1775 में लगभग 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। मतलब ये जनसंख्या का डाटा है। इससे खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई, हालांकि उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो सका, जिससे अंततः खाद्यान्नों में कम कीमतें बढ़ गई। तो यहाँ क्या होता है कि जब फ्रांस 1715 में होता है वहाँ तब जनसंख्या कितनी होती है? 23 मिलियन और उसके बाद जब 1789 में 28 मिलियन जनसंख्या हो जाती है। लेकिन तब उत्पादन अच्छा होता था, लेकिन बाद में क्या होता है, जो खाद्यान्न होते हैं यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनका उत्पादन कम हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है और क्या निर्वाह संकट उत्पन्न होता है। आगे देखेंगे कि अधिकांश श्रमिक कार्यशालाओं में मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब भी सूखे व ओलावृष्टि से फसल कम हो जाती थी तो स्थिति और भी खराब हो जाती थी। आपको बता दें कि यूरोप ठंड प्रदेश है, वहाँ ठंडी हमेशा होती है, तो ओला यानी बर्फ़ की बारिश वहाँ होती है। वृष्टि मतलब बारिश होती है, तो बर्फ़ की जब बारिश होगी तो फसल कम होती है या खराब हो जाती थी, तो मजदूरी और में वृद्धि नहीं होती थी, यानी मजदूर लोग बेरोजगार भी हो जाते थे और सामान भी नहीं मिलता था। आगे देखेंगे, इससे खाद्यान्न की कमी या निर्वाह संकट उत्पन्न हो गया, जो पुरानी व्यवस्था के दौरान अक्सर होने लगा था। तो नेक्स्ट स्लाइड है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है कि लुई 16वें, अब मेन राजा कौन होता है? लुई 16वें, यही निरंकुश राजा रहता है फ्रांस का। लुई 16वें जब 1774 में सत्ता में आए तो उन्हें खाली खजाना मिला। इनकी भी प्रॉब्लम ये थी कि जब सत्ता संभाले, यानी जब ये राजा बनते हैं फ्रांस के, तो क्या होता है, सत्ता कैसी, खाली खजाना मिलता है और ये लोग थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं। और लंबे वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया। लुई 16वें के अधीन फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कराने में सहायता की, जिसके ऋण में 1 अरब से अधिक लीवर जोड़ दिया जाए, जो पहले से बढ़कर 2 अरब लीवर से अधिक हो चुका था। और देखो फ्रांस के पास खुद खाली खजाना है और ये ब्रिटेन से शत्रुता लेने के लिए अमेरिका की मदद करते हैं, तब अमेरिका भी गुलाम होता है और उसकी भी जो है स्वतंत्रता होने के लिए वो भी संग्राम करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो फ्रांस से मदद लेते हैं और फ्रांस उसको मदद देता है, लेकिन फ्रांस की आर्थिक स्थिति खुद खराब हो जाती है। आगे देखेंगे कि वर्सेलिस के विशाल महल में भव्य दरबार लगाने में भी बहुत खर्च होता था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना, न्यायालय, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने की
की लागत को पूरा करने के लिए राज्यों को कर में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखो यहाँ राज्य में जो कर की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन कर कौन देगा? वही तृतीय वर्ग, जो सबसे गरीब है, सबसे निचला है, वही केवल टैक्स देगा। और जो ऊपर के 2 सदन होते हैं, यानी ऊपर के वर्ग, वो टैक्स नहीं देंगे। तो बच्चों, मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट से ज़रूर बताइए कि मेरा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में बताइए जो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप बता सकते हैं कि कौन सा क्योंकि शब्द यहाँ शब्दावली भी नहीं समझ में आ रहा, जैसे ओलावृष्टि का अर्थ ही नहीं समझोगे आप लोग, निर्वाह का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो चैप्टर है आपका काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम 4 से 5 जो है भागों में लेकर आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।